तारीख 30 दिसंबर 1981, जगह साडूपुर गांव यूपी। 42 साल पहले इस गांव में जो हुआ उस खौफनाक मंजर को याद कर आज भी हर कोई सहम जाता है। 42 साल पहले गांव की ये गलियां खून से सनी थी। ये आंगन लाशों से पटा पड़ा था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो जहां था उसे वहीं पर गोली मारकर ढेर कर दिया गया था। हमारे साथ सब पुलिस की वर्दी में आए और आके पूछा, बताया कुछ नहीं, मारते चले आए। पिचकारी सी मसकी है और न्यू हाथ करो न्यू करो। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर यूपी के फिरोजाबाद शहर के साडूपुर गांव में 42 साल पहले जो हुआ उसे याद कर आज भी लोगों की जबान लड़खड़ाने लगती है। उस दर्द को याद कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंखें इंसाफ की राह देखते देखते धुंधली हो गई हैं। ये हाथ न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दलितों की। ये दास्तां है इंसाफ के नाम पर दलितों के साथ हुए भद्दे मजाक की। ये ऐसी दलित फाइल है जिसके हर पन्ने पर खून लगा है। ये है साडूपुर नरसंहार की द दलित स्टोरी। इसका भी हमको अफसोस होता है कि हम दलित समाज थे, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 31 मई 2023 को फिरोजाबाद कोर्ट का एक फैसला आया। 42 साल बाद एक 90 साल के बूढ़े आदमी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस बूढ़े आदमी पर अपने साथियों के साथ मिलकर 10 दलितों की हत्या करने का अपराध साबित हुआ। इसलिए 42 साल पहले हुए इस कत्लेआम की तह तक जाने के लिए द न्यूज़वीक की टीम यूपी के फिरोजाबाद शहर के साडूपुर गांव पहुंची। हमारी टीम ने इस हत्याकांड के पीड़ितों और चश्मदीदों से बात की। हमारी पड़ताल के दौरान हमें जो पता चला उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। करीब 6:30 बजे का वक्त था। महिलाएं चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। बच्चे रोटी मिलने के इंतजार में थे। मजदूरी से लौटे दलित थकान मिटाने के लिए बस सुस्ता ही रहे थे। अचानक पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आए। उनके हाथों में बंदूकें थी। उन्होंने अचानक से दलितों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हर ओर चीख पुकार थी। चंद पलों में हर तरफ लाशें ही लाशें थी। प्रेमवती उस वक्त 30 साल की थी। प्रेमवती के पैर में गोली लगी और उनके 3 बच्चों ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया। सब पुलिस की वर्दी में आए और आके पूछा, बताया कुछ नहीं, मारते चले आए। पिचकारी सी मसकी है और न्यू हाथ करो न्यू करो। मेरे माँ छप्पर डरो तो माँ खाना बनाए रही। मेरी बिटिया आई, संगम बैठी, बुनियो करी आज अम्मा हमें बना लेने रोटी एक पहले बाकी हाथों पर लोई रखी। ऐसे हम बैठे, ऐसे हमारी लड़की बैठी रोटी बना रही और हमारे बच्चा बासन में खाने के लिए बैठी थी कि हमको कर दे। मैंने कहा लड़ी तुम उठ बैठो, ले हम जन्नी जन्नी पाएंगे तुम खाए उठो। तो आए के मारे उठे। पुलिस की वर्दी में आई, पूछी बताई कछू है ना, पिचकारी सी मसकी है और सब हमें न 20 की समार न 40 की समार। हाथ उकतर है केबिन अट्टा अट्टा हो रही, आंखें खोलते हैं बस जमीन जाती बस इतनी मेरे मुख से कड़ी है। अरे दैया दुश्मन क्या बिगाड़ा, मेरे सिर मार डाले। दूसरी आवाज़ जी करी है सरकार, मेरे सिर मार डाले, मेरे सिर मार डाले। चारों दोनों बच्चे, मेरे बच्चे न्यू डरे न्यू और न्यू हम डरे। दोनों बच्चा मेरे या साथ में डरे और बिटिया ना मैं देख पाई कि किता को पलटे गई, उसके भी गोली लगी। आज प्रेमवती 70 बरस की हो गई है, लेकिन उस क्रूर दिन के घाव इनकी स्मृतियों पर ज्यों के त्यों हैं। तो मैं हुआ नहीं कि मेरी मट्टी समेट ले तो फिर तो क्या ये तो मैं जान दूंगा मेरे दिल।
कोई दुश्मनी होती तो तुझे ही संतोष कर लेते। क्या मैं का उधर दुश्मनी आती। हमें हमारी बेटिया बेटा गए। मैंने मेहनत करे करे के बेटी बेटा पेट पालो। मोरा के खेते खेते मेलों पे मजबूरी करे करे के बेटा पाले। काम करके आए, कूटे पिटाई में लग गए, पीछे में कूटे में लग गए, तब बच्चे ने को पेट भरा हुआ मैंने। सो मेजा निकलते तो समझ चले आए। मेरे भी समाप्त रह जाते तब मेरी इससे मिट जाती संख्या, नहीं के संग में भी सो जाते। प्रेमवती के शरीर में कहीं गोली के निशान हैं तो कहीं छर्रों ने उनके शरीर को भेद दिया। सारी उम्र जातिवादी हमले के ये भद्दे निशान वो अपने शरीर पर ढोती रही, मानो जैसे दलित होने की सजा के तौर पर किसी ने उनके शरीर पर जबरन ये भद्दे निशानों के दिए हों। इन पैरों में कभी मेहंदी लगी थी और ये पैर यहाँ दुल्हन बन के आए थे। इस गांव साडूपुर में प्रेमवती जब थी, उनकी उम्र 30 साल थी, तो उनके पैर के साथ इस तरह का हादसा हुआ। उनको गोली मार दी गई, वो गोली उनके पैर में लगी थी। प्रेमवती आज 70 साल के पार हो चुकी हैं और इन बीते 70 साल में न्याय की उम्मीद लिए ये परिवार तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। ये बातें, ये तकलीफ़ें याद आती हैं। जब मैं सवाल पूछ रहा था तो प्रेमवती जी की आंखें भर आई। बार बार वो उन ख्यालों को याद करके भावुक हो जा रही हैं जो इनके और इनके परिवार के साथ हुए हैं। लेकिन मजबूरी है कि हमें वो सवाल पूछने पड़ रहे हैं ताकि इस देश की अंधी बहरी सरकारों को, प्रशासन को समझ आ सके कि प्रेमवती जैसे जो शरीर हैं ये सिर्फ ढांचे नहीं हैं, इसमें जान है, इसमें इमोशंस हैं, इन्हें तकलीफ़ होती है, इन्हें दर्द होता है और इन्हें भी अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ बेहतर भविष्य की उम्मीदें हैं। ये सिर्फ हार्ड मास की गठरी नहीं है, बल्कि जीते जागते इंसान हैं जो अखाधिकार रखते हैं कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, न्याय का व्यवहार हो और जो वादे इनके साथ किए गए थे उसे पूरे किए जाएं। लेकिन प्रेमवती और इनका परिवार 42 साल बाद भी उन वादों की तरफ नज़र उठाए देख रहा है कि क्या उन वादों पर कोई अमल करेगा। 42 साल पहले दलितों की इस बस्ती में कच्चे मकान थे। चमारों की इस गली में कोई फूस की झोपड़ी में रह रहा था, कोई मिट्टी के ढांचे में। जब गोली चली तो ना ही मिट्टी की दीवारें उन्हें बचा सकी और ना ही फूस के दरवाजे। प्रेमवती के बेटे महेंद्र उस वक्त महज 1.5-2 साल के थे। उनकी बचपन की यादों में शायद ही खुशियों के कुछ पल हों। इतने लोग मारे गए, हमारे 2 भाई, 1 बहन मारी गई, हमारी माताजी मारी गई। मैं छोटा था, 1 साल का, 1-1.5 साल का था। तो मम्मी हमारी भीतर पर आया ही, इसलिए मैं बच गया। उस टाइम मैं भी मारा जाता। और उसके बाद जो भी हुआ उसके सरकार ने वायदे किए कि हम आपके मरे हुए लोग तो नहीं दिला सकते, लेकिन जो भी है साहब की सारी शर्तें मांग लेंगे और मंजूरी देंगे। उस समय मतलब ऐसा बोल के कुछ भी करके, मतलब उसके बाद तुम्हारा बच्चे बालिग हो जाए उसके बाद नौकरी दे देंगे। उसके बाद भी जब हम बालिग हुए, हम पढ़े लिखे जितने पढ़ पाए इतने बालिग हुए, हमारे पिताजी ने कोशिश भी की, गए भी, शिकायत भी की अधिकारियों लोगों से, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं की। ना हमको कोई न्याय मिला ना कुछ। जो था मजदूरी, तब से भी ज़्यादा भी बेहतर ज़िंदगी जी रहे, मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं बच्चों के। बचपन क्या, हमारा बचपन तो इधर उधर रहने में बीता है। हमारी बुआ जी थी, उनके पास, ये तो माता जी के पास ही रहते थे। मैं तो अकेला ही रह गया। बुआ जी ने हमको पाला जैसे पाला। बचपन बड़ी तकलीफ में बीता जैसे कहते थे। माता जी तो हमारी करीब 5-6 साल हॉस्पिटल में रही, उसके बाद कहीं सही हुई। बचपन भाई, हमारा बचपन तो यूँ ही चला गया। सरकार मेरा तो हाथ जोड़ के तरफ प्रार्थना है आपसे, इस बच्चे को कहीं न कहीं आपसे बगैर रोटी मंगू मिलती रहे। भारत इस समय अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है। भारत सरकार इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रही है, लेकिन भारत की आज़ादी के 75 साल दलितों की क्या हालत है, ये केस इस मामले में एक मिसाल की तरह है।
आप समझ सकते हैं कि भारत में दलितों की जिंदगी की क्या कीमत है। जिन दलितों को इस तरह सरेआम बिना किसी वजह के, बिना किसी दुश्मनी के मार दिया जाता है, 40-42 साल बाद भी उनके साथ न्याय ना होना भारतीय राष्ट्र पर एक सवालिया निशान लगाता है। साडूपुर दलित नरसंहार ने न सिर्फ यूपी की बल्कि केंद्र की सत्ता तक को हिलाकर रख दिया था। उस जमाने में दलितों के इस कत्लेआम पर खूब हल्ला मचा। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साडूपुर आई। यूपी के सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह भी गांव आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पैदल यात्रा निकाली थी। लेकिन मामले को शांत कराने के लिए पीड़ितों को तरह तरह की सुविधाएं देने के वादे किए गए। किसी को नौकरी तो किसी को घर बनाकर देने का वादा किया गया था। लेकिन वादे तो वादे हैं, उन्हें पूरा करने का भरोसा देने वाले सत्ता में कुर्सी बदलते रहे, लेकिन इन दलितों का नसीब कभी नहीं बदला। इस हमले में मारी गई चमेली देवी के बेटे को दिखावे के लिए साल भर के लिए नौकरी जरूर दी गई थी, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया। उन्होंने बोला था सर कि जो व्यक्ति मारे गए हम उनको वापस तो नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी मांगें रखी जाएगी वो मांगें आपकी पूरी की जाएंगी। जैसे कि बिजली है, मकान है, नौकरियां हैं, कई सारी मांगें रखी गई थी और दुकानें वगैरह भी दी गई थी। जो उसमें नौकरी दी गई सांत्वना के रूप में दी गई और 1 साल 1.5 साल नौकरी करा के हटा लिया गया। उसमें हमारे पिताजी भी थे, उनको 1 साल नौकरी करा के हटा लिया गया। दुकानें दी गई, उन दुकानों को भी एक साल दुकान कब्जा दिलाने का दबंग लोगों ने हटा दिया और दबंगों ने घेर रखी। आज भी दुकानें घिरी हुई हैं। वो आप इस तस्वीर में दिखाइए, आपके पिताजी कौन हैं और उनको नौकरी मिली थी क्या? हमारे पिताजी ये वाले हैं, उनको नौकरी दी गई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में, चपरासी पद 4th क्लास की नौकरी दी गई थी और उन्हें फिर 1 साल नौकरी देने के बाद हटा दिया गया। काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं दी गई। पुणे 1996 में उनको माता प्रसाद IAS ने दोबारा ऑर्डर किया था, उसमें जिलाधिकारी महोदय जी ने अमल न करते हुए उन्हें कोई फिर पुणे नौकरी नहीं दी। साडूपुर कांड के पीड़ितों को ना ही कभी सही तरीके से मुआवजा मिला और ना ही उनके पुनर्वास का कोई पक्का इंतजाम किया गया। कुछ परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार ने दुकानें आवंटित की, लेकिन उन पर कथित ऊंची जाति वालों ने कब्जा कर लिया। सालों से वो कब्जा जमाए बैठे हैं। आज भी उन दुकानों पर उन्हीं का कब्जा है, लेकिन इन दलितों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। जो दुकान है आपकी, दुकानों के लिए कभी आपने शिकायत की प्रशासन से कि हमको ये दुकानें वापस दी जाएं? कई बार शासन प्रशासन से शिकायतें की गई, जिलाधिकारी महोदय जी से, SP महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से भी शिकायतें की गई। प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए भी उन्होंने लेटर वगैरह लिखे, वहाँ से कोई भी इनके बारे में अमल नहीं किया गया अभी तक। तो अभी लगता है कि सरकार बात मानेगी? अभी उम्मीद करते हैं शायद सरकार बात मान ले। अभी तक तो किसी ने नहीं सुनी है। हम दलित होने के कारण, अगर दलित इस पर ना होते हम, तो शायद हमारी उम्मीद है कि हमारी बात जल्दी सुन ली जाती। और ये व्यक्ति मारे गए थे, उनमें जो व्यक्ति को अभी सज़ा हुई है, अगर ये 20-25 साल पहले सज़ा होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं और इन्हें सांत्वना के रूप में हमें समझाने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए इन्हें सज़ा दी गई है। हमें ऐसा महसूस होता है। इस जातिवादी हमले में 10 दलितों की मौत हो गई थी। गोली लगने से चमेली देवी, प्रेम सिंह, बैकुंठी, सुख देवी, शोलू हरिशंकर, छोटे कैलाश, सगुना देवी, सुरेश, पार्वती और शीला की मौत हो गई थी, जबकि प्रेमवती और सोना देवी बुरी तरह घायल हो गई थी। पीड़ितों ने हमें बताया कि पुलिस की वर्दी में हत्यारे गांव में आए थे। उन्होंने दलितों की बस्ती में आकर पहले ये पक्का किया कि ये दलितों की ही बस्ती है और फिर अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ, ये वही साडूपुर गांव है जो आज से 42 साल पहले गोलियों की आवाज़ से थर्रा गया था। यहाँ 10 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। साडूपुर गांव में ये वारदात चमारों के, जाटवों के यानी दलितों के मोहल्ले में हुई थी। क्या वारदात हुई थी, क्या उस समय पर यहाँ पर मंजर था, उस पर हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बस्ती किस तरह से एक जातिवादी चरित्र और एक घटिया सोच का शिकार बन गई थी। साडूपुर गांव में हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ से ही उस ज़माने में बताया जाता है, आज से 42 साल पहले 30 दिसंबर 1981 वो दिसंबर की एक सर्द शाम थी। 6:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जाता है जब यहाँ से डाकुओं की टोली यहाँ से एंट्री करती है, बदमाशों की टोली यहाँ से
एंट्री करती है और यहाँ पर लोगों से बाकायदा पूछा जाता है कि क्या ये चमारों का मोहल्ला है। चमारों का मोहल्ला कंफर्म होने के बाद उन्होंने एंट्री की और फिर यहाँ पर फायरिंग की थी। मेरे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये क्या मामला है, क्या हुआ था। आपने नाम बताया था रघुवीर जी। हाँ जी। तो रघुवीर जी, जहां मैं खड़ा हूं, आज से 42 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? 3 बदमाश आए थे, मतलब वर्दी पहने हुए थे पुलिस की, और 2 लेडीज मतलब यहाँ होके मतलब जा रही थी। उनको पूछा था कि ये मोहल्ला चमारों का है? कहा हाँ। बस मेरे इधर से होते हुए वो आगे निकले। अब बताऊंगा मैं आपको वो कहाँ होके अंदर मोहल्ले में गए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई जी थी? हाँ। तो आप लोगों को लगा जो लोग थे यहाँ पे कि वो सब पुलिस वाले हैं? हाँ, एक मालूम पड़ा था। हाँ। और उनके हाथों में हथियार भी थे? हथियार थे। कुल कितनी संख्या थी लोगों की? वो 3 लोग थे। 3 लोग? 3 लोग थे। लेकिन उसमें आरोपी तो 10 लोग बनाए गए हैं। वो बाद में बनाए होंगे, मतलब पुलिस ने मतलब बढ़ाते गए पुलिस वो ने मतलब 25 किया, उसमें बढ़ाया बनाया होगा। तो वो गैंग थी उनके 10 लोगों की? हाँ। 10 लोगों की गैंग थी, गैंग उसमें थी। तफ्तीश लेकिन करते यहाँ गए, पुलिस को बढ़ाते गए। जो यहाँ पर जो गोली मारी गई है उसमें 3 लोग 3 लोग थे? आए थे वो। हाँ, वो 3 लोग थे वो आए थे। 3 लोग उसमें आए थे। जी हाँ। तो यहाँ से इस गलियों से, जब ये आज से 42 साल पहले तो कच्ची गलियाँ रही हाँ, होंगी, कच्ची गली कच्चे थी। मकान हाँ, रहे कच्चे होंगे। मकान थे। हाँ, मैं आपको बताऊंगा मतलब हाँ। वो आगे थे मतलब मोहल्ले में अंदर गए थे। वो जगह आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ। आइए। तो वो यहाँ पर तीनों लोग आए और उन्होंने हथियारों से फायरिंग शुरू कर दिया। अभी नहीं मतलब पहले मतलब वो अंदर मोहल्ले में गए तब बताऊंगा मैं मतलब उन्होंने पहला कांड कहाँ पर किया था ये बताऊंगा मैं आपको। अंदर चलते तो उस जगह पर हम आपको लेकर चलते हैं जहां उन्होंने सबसे पहले घुस के फायरिंग शुरू की थी। पुलिस की वर्दी में वो लोग आए थे और गांव वालों से पूछा गया कि मोहल्ला चमारों का है, जाटवों का है, यानी उन्होंने कंफर्म किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ यहाँ अंदर होके गए थे वो लोग। यहाँ तब से ये उन्होंने दीवार एंट्री नहीं थी, की तब ये दीवार नहीं थी, खुला सा मतलब उन्होंने एंट्री यहाँ होके की हमारे मोहल्ले में। यहाँ से उन्होंने एंट्री की। एंट्री की हमारे मोहल्ले में। हाँ। ठीक। और एंट्री करने के बाद उन्होंने कुछ घरों की पहचान की थी या फिर वो ऐसे नहीं ही कुछ किसी के नहीं, उसमें घुस कुछ गए नहीं, थे? जो मिला गोली मारते गए। तो सबसे पहले वो किस घर में घुसे? आइए बताऊंगा मैं। जरूर नंबर उनको एक लेडी जहाँ मिली खड़ी हुई, उनका मकान ये था। तो वो मतलब उनको देख के मतलब वो अपने तक कबाड़ भेड़ के कबाड़ लगा के अंदर चली गई और कुंडी लगा ली। उन्होंने गोली मारी कुंडी में, उनका लेडी के अंदर गोली लगी सीने में, वो गिर पड़ी। तो सबसे पहले वो यहाँ हाँ। पर उन्होंने गोली मारी है। गोली मारी, वो घायल था। तो यही वाला वो घर था? हाँ, ये वाला घर है वो। तो ये वो घर है जो पहला कांड हुआ था, पहली गोली मारी। उस जमाने में सबसे पहली जो गोली चली है। ये क्या स्ट्रक्चर उसी जमाने का है या दोबारा बनाया गया है? दोबारा बनाया गया मतलब। दोबारा बनाया गया है। तो ये वो घर है, अभी तो इसको दूसरे तरीके से बनाया गया है, लेकिन क्योंकि उस जमाने में दलितों के ज्यादातर मोहल्ले कच्चे हुआ करते थे, तो उनका नाम कच्चे सोना देवी था, इसको पहला घटना हुई थी। सोना देवी नाम की महिला, जिन्होंने उनको देखने के बाद अपना दरवाज़ा बंद किया क्योंकि उन्हें शायद एक शंका महसूस हुई होगी कि ये लोग कौन हैं। और जब वो अपने घर की कुंडी लगा रही थी, दरवाज़ा बंद कर रही थी, तभी उन पर फायरिंग की गई और उनके सीने में गोली लगी। सोना देवी पहली उस जातिवादी हमले की विक्टिम थी जिनके साथ ये कांड यहाँ पर साड़ूपुर में हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पर लगातार इस गली में जो भी घर आते गए, जो लोग दिखते गए, उनको फायरिंग की गई। दूसरा घर ये है, ये वाला पहले ये कच्चा बना हुआ था। इधर में कच्चा बना हुआ था, इधर में गली थी। गली से गुजरते हुए उन्होंने पहले हमारी दादी में गोली मारी, दादी मार दी गई। फिर पड़ोस में हमारे घर गई हैं, तो उनमें उनके लड़के 3 बच्चे मारे गए, एक उनकी घरवाली मारी गई, 5 लोग उनके मारे गए, 6 व्यक्ति मारे गए इधर में। फिर घूम के आए तो इधर में 4 व्यक्ति इधर में मारे, पीछे घूम गए। तो उस समय ये कहा जाता है कि राशन की कोई मीटिंग चल रही थी, तो लोग बाहर गए हुए थे, वरना ज़्यादा लोग मारे जाते। उस समय तेल की मीटिंग चल रही थी, जो 1000 लीटर तेल मिलता था और उसमें बाद में कुछ कटौती कर ली गई थी डीलर द्वारा। तो उसमें मीटिंग वगैरह हो रही थी,
नहीं तो मीटिंग में लोग नहीं गए होते तो उसमें बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या की गई होती। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि राशन डीलर के यहाँ राशन को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम नहीं, ये दिया गलत गया। है ये। लेकिन ये सूचना सही नहीं है, इस सूचना में दम नहीं है, क्योंकि राशन को लेकर जो विवाद था वो एक अलग विवाद था और यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ वो एक अलग घटना है, जिसमें कुछ जो डाकू हैं, गुंडे हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उस कहानी पर भी मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, और मेरे हाथ में जो ये चिट्ठी है इसका भी मैं मायने आपको समझाऊंगा। लेकिन एक दूसरे घर में हम लोग आए हैं जहां पर उन लोगों ने घुस के फायरिंग की थी। फिर यहाँ आपका पर- घर है साहब? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवधनी है। शिवधनी नाम है। तो क्या हुआ था उस समय? आप मौजूद थे क्या? आपको कुछ? हम मौजूद तो नहीं थे, उधर मीटिंग चल रही तेल की, वहाँ से। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में एक मड़ाई का काम चलता था, चूड़ी का। 1000 लीटर का तेल का वो लाइसेंस बना हुआ था। उस महीने में 800 लीटर तेल दिया था, इसलिए वहाँ मीटिंग चल रही। कम से कम वहाँ 100 से आदमी इकट्ठे थे। अगर उधर पहुँच जाए तो वहाँ 150-40 आदमी मारे जाते। जब बाहर थे तो बच गए थोड़ा हाँ, लोग। हाँ, जैसे ही हमें आवाज़ लगी यहाँ से, जो उनका भाई प्रेम सिंह मारा गया, उसके भाई छोटे थे नाहर सिंह, उन्होंने कहा कि चलिए चलिए मेरा भाई मार दिया, बदमाश लोग आ गए हैं। तब वहाँ से भगे। तो उन्होंने आकर के हम लोगों ने कुछ अड्डा भी फेंका। उन्होंने भक्ष खोला तो ये नहीं पता कि कितने चल रहे हैं। जो सामने पड़ा है वो छोड़ा, किसी को नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आपके घर से कितना नुकसान हुआ? किन लोगों को? मेरे घर से एक तो हमारी माँ है, जो कि उनका नाम पार्वती है, और हमारी भाभी हैं, हमसे बड़े भाई थे उनकी, वो शीला हैं, और मुझसे छोटे भाई सुरेश हैं, वो मेरे भाई थे, वो भी मार दिए गए। एक चाची हमारी थी खास, वो मार दी गई थी। यमुना देवी 5 लोगों की। हाँ, सगुना देवी मारी गई। 4 लोग हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर जो न्याय की लड़ाई थी, जो कोर्ट में कचहरी में लड़ाई लड़ी जा रही थी, कभी आप लोग गए थे कोर्ट में गवाही देने, पूछताछ करने? कुछ बुलाया गया था कभी आपको? यानी कोर्ट में एक बार हमारा छोटा भाई जरूर बुलाया गया। जो भी वो काम करते थे वहाँ से ले गए पुलिस वाले ने, चाहे कुछ भी कहलवाई हो चाहे कुछ भी किया हो, वो उधर एक ही बार गए थे और घर से ले गए, घर ही आके छोड़ दिया गया। आपको भी कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से उसके बाद सरकार की में? होते कुछ नहीं मदद मिली आज तक। यानी वादा बहुत से किए गए, मगर फायदा किसी को नहीं मिला। बिजली आजीवन के लिए फ्री की गई थी, यानी आवासों की घोषणा की गई, कुछ नहीं। नौकरियों की घोषणा की, कुछ नहीं दिया गया। पूरे आश्वासन दिए गए, किसी को रख लिया तो उसको कुछ दिन बाद भगा दिया। एक जगह हमें एक नौकरी बताई रुदैनी में, माँ एक आदमी की नियुक्ति होनी थी, माँ पहुँच गए 150 से 200 आदमी। तो हम लोगों को क्या मन के मखौल और बना रहे कि यहाँ क्यों आए हो भाई। हमारी टीम ने जब 30 दिसंबर 1981 के इस भयानक दिन को लेकर सवाल पूछा तो हमें अनार सिंह यादव नाम के डाकू के बारे में पता चला। अनार सिंह यादव इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। पीड़ितों ने हमें बताया कि अनार सिंह यादव एक कुख्यात डाकू था। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी तो पुलिस ने उसके परिवार वालों को परेशान किया। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस को सबक सिखाने के लिए उसने निर्दोष दलितों को मार डाला। पीड़ितों के मुताबिक उसने मौके पर एक चिट्ठी छोड़कर पुलिस वालों को धमकी दी थी कि अगर उसके घर वालों को परेशान किया गया तो वो यूं ही दलितों का कत्लेआम करता रहेगा। कुछ इसी तरह 42 साल पहले 30 दिसंबर 1981 को ये चिट्ठी इसी जगह पर पड़ी हुई थी। जो यहाँ के चश्मदीद है, जो लोग हैं, उन्होंने हमें बताया है कि ये चिट्ठी यहाँ उन्हें पड़ी मिली थी और इस चिट्ठी में वो पूरी कहानी है कि क्यों साडूपुर में 10 दलित लोगों की हत्या कर दी गई, निर्ममता से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, उसकी वजह इस चिट्ठी में पढ़ने को मिलती है। और ये चिट्ठी पढ़ने के बाद बेहद निराशा भी होती है कि ओबीसी समाज में जो कई जातियां हैं वो किस तरह से जातिवादी नज़रिए के साथ काम करती हैं और हम कितनी मिन्नतें करते हैं कि बहुजन समाज की एकता को बनाए रखिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं 42 साल पहले जो हुई थी आज भी बहुत बार देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी निराश करने वाला भी है। इसमें यहाँ पर आप नाम देखेंगे तो
आपको नाम नज़र आएगा अनार सिंह यादव। अनार सिंह यादव साड़ूपुर मक्खनपुर इलाका, ये यहाँ के उस ज़माने के एक बागी डाकू हुआ करते थे और इनके कई जो है कारनामे थे, हत्याएं कर देना, लूट लेना, कई तरह की वारदातों को वो अंजाम दिया करते थे। दस्युओं अपने आप को बताते थे, बागी बताते थे, गैंग हुआ करता था उनका। और इस चिट्ठी में जो घटना उन्होंने बताई है, ये चिट्ठी उस हत्याकांड के बाद यहाँ पर छोड़ दी गई थी ताकि पता चल सके कि इन दलित लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या क्यों की गई है। ये चिट्ठी कहती है, इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं बागी हूँ अनार सिंह यादव, और क्योंकि मेरे जो काम है उसकी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को यहाँ की पुलिस परेशान कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उन्हें यातनाएं दे रही है। इस बात से मैं नाराज़ हूँ और अगर मेरे परिवार के साथ आपने इस तरह की बर्बरता की, उन्हें परेशान किया, तो फिर मैं इसी तरह से, वो धमकी देते हुए इस चिट्ठी में लिखता है कि मैं इसी तरह से निर्दोष दलितों की हत्याएं करता रहूँगा। ये अनार सिंह यादव नाम के डाकू की हैंड रिटन कॉपी है। ये चिट्ठी यहाँ पर उन्होंने छोड़ी थी और अब इन्होंने इसको लेमिनेट कराया है। तो ये चिट्ठी सबूत है इस बात का कि कैसे उन्होंने इन दलितों को मौत के घाट उतार दिया था, उसकी कहानी इसमें देखने को मिलती है। और वो साफ साफ इसमें लिखते हैं, कई बार इस जगह पर लिखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन पुलिस जब उन्हें परेशान करती है तो उसका बदला लेने के लिए मैं दलितों की हत्याएं कर रहा हूँ, और अगर पुलिस नहीं मानी, इसी तरह से काम करती रही, तो फिर से मैं ऐसी वारदातों को अंजाम दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस मोहल्ले में जो खून की होली खेली गई, जो तांडव किया गया मौत का, वो कोई कारण नहीं था उसके पीछे कि दलितों के साथ उनकी कोई दुश्मनी हो, उनके साथ कोई ज़मीन का कोई झगड़ा हो, किसी चीज़ को लेके, मान सम्मान का, या फिर कई किसी बात को लेके उनके बीच में दुश्मनी हो। ये एक शिकार थे, आसान शिकार थे पुलिस को अपना डर दिखाने के लिए, क्योंकि अनार सिंह यादव नाम का डाकू पुलिस को ये बताना चाहता था कि अगर उसके परिवार वालों के साथ पुलिस ने कोई गलत काम किया तो वो इस तरह से दलितों की हत्याएं कर देगा। और ये दलित जो निर्दोष लोग थे, गरीब लोग थे, दबे कुचले लोग थे, यहाँ कच्चे मकानों में रहा करते थे, उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो दलित थे। क्योंकि अनार सिंह यादव ने इस गली में, इस मोहल्ले में एंट्री करते हुए बाकायदा पूछा कि क्या ये चमारों का मोहल्ला है। उसके बाद उसने यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जो व्यक्ति जहाँ दिखाई दिया, जिस चौखट पर कोई व्यक्ति खड़ा था, कोई गली में किसी पेड़ के नीचे बैठा था, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा जो मामला है, पूरी घटना है, वो इस चिट्ठी से हम समझ सकते हैं और उसके पीछे छिपी उस जातिवादी मानसिकता का एहसास भी आप कर सकते हैं कि जिनसे कोई लेना देना नहीं, जिनसे कोई दुश्मनी नहीं, जो आपके काम में रुकावट नहीं डाल रहे, जो आपकी कहीं की कोई नुकसान नहीं कर रहे, जो तमाम तरीके की मजदूरी करके, मेहनत करके किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लोग आए और उन्होंने उनको गोलियों से भून दिया। तो ये सीधा सीधा एक जातिवादी हमला था, दलितों के साथ नरसंहार हुआ था। उनकी जातीय पहचान की वजह से, सिर्फ उनके दलित होने की वजह से उन्हें गोलियों से भून डाला गया था। अनार सिंह और उसकी गैंग इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गई थी। बाद में एक एनकाउंटर के दौरान अनार सिंह को मार गिराया गया। इस जघन्य वारदात के बाद सबसे पहले पास की मक्खनपुर पुलिस थाने को सूचना दी गई थी। 30 दिसंबर 1981 की वो ठंडी शाम थी जब इस गांव में, जो साड़ूपुर गांव है, वहां पर दलितों का कत्लेआम हुआ। सबसे पहले इस कत्लेआम की सूचना इसी मक्खनपुर पुलिस थाने को दी गई थी। उस समय ये मैनपुरी ज़िले के अंदर आता था, लेकिन बाद में इसको एक अलग ज़िला फिरोज़ाबाद के नाम से बनाया गया। तो यहाँ की पुलिस को सबसे पहले इस घटनाक्रम की सूचना मिली थी और जो उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जब पुलिस वहाँ पहुँची थी तो चारों तरफ बहुत बुरा मंजर था, हर तरफ खून था, लाशें बिखरी पड़ी थी। पुलिस ने जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद इस मामले में पहली एफआईआर इसी मक्खनपुर थाने में दर्ज हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में यूपी पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। पुलिस ने शिकायत की, मामले में केस दायर किया, लेकिन केस में 42 साल तक सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती रही। पीड़ितों का तो ये भी कहना है कि उन्हें कोर्ट में ठीक से कभी बुलाया ही नहीं गया, उनकी गवाही कभी ठीक से हुई ही नहीं।
सरकारी वकील केस लड़ते रहे और 42 साल बाद फिरोजाबाद कोर्ट ने गंगा दयाल नाम के इस हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुना दी। मामले में 9 आरोपी पहले ही दम तोड़ चुके हैं। पीड़ितों से जब हमने पूछा कि क्या ये न्याय है तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छो करो दइए सजा, मेरे का मतलब किया जे 2-4 वर्ष पहले होती तो कुछ माने आती, अब तो मेरे कोई मतलब की नहीं। अब तो मेरे मतलब की ये है कि सरकार ने कुछ देना किया तो मेरे का एक आध बच्चा को नाती है हमारे 2 3 भाई मेरा को कितने पकवा देने चाहिए सरकार। तो वहाँ तो मैंने उसका संतोष को प्रभु ने सरकार ने ही जिक्र, सरकार के ऊपर ही जिक्र हो तो सरकार कर सकते हैं मदद, तो से कटुआ कर सकते सरकार ही क्या तुम्हें सरकार नया सो करती और न हम निर्दोषों को मारता। गांव वालों का कहना है कि वारदात के दिन ज्यादातर लोग कुछ दूर एक मीटिंग के लिए गए थे क्योंकि गांव में मिट्टी के तेल की सप्लाई को लेकर कुछ विवाद हो गया था। उनका कहना है कि अगर उस दिन सभी दलित घर होते तो लाशें और ज्यादा मिलती क्योंकि दलित तो वैसे भी आसान शिकार थे। चमेली देवी, प्रेम सिंह, श्रीमती बेंकुठी, सुख देवी, शोलू हरिशंकर, छोटे कैलाश, शगुना देवी, सुरेश, पार्वती और शीला, ये वो नाम हैं जिन्हें 42 साल पहले मौत के घाट उतार दिया गया था। शाडूपुर कांड अपने आप में दलितों के साथ होने वाली बर्बरता की एक मिसाल है कि कैसे दलितों को निशाना बनाया जाता है। भारत में अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो सालाना 50,000 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं जिसमें दलित उत्पीड़न की गंभीर मामले भी शामिल होते हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, रेप या फिर गैंग रेप या फिर तमाम तरीके के शारीरिक हमले या ऐसे गंभीर मामले उसमें शामिल होते हैं। लेकिन न्याय की दर बेहद कम है। ये तो वो मामले हैं जो थाने की चौखट तक पहुंच पाते हैं। जाने कितने सैकड़ों हजारों मामले कभी अपने घर की दहलीज नहीं लांघ पाते और थानों के चौखट पर नहीं पहुंच पाते और उन्हें कभी न्याय भी नहीं मिल पाता। सवाल उठता है कि दलितों को आखिर न्याय कब मिलेगा, कब उनके खिलाफ ये अपराध जो सदियों से बदस्तूर जारी हैं, साल दर साल जिनमें इजाफा हो रहा है, दलितों की हकमारी हो रही है, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, ये अपराध कब रुकेंगे, कब भारतीय संविधान के साए में उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। फिरोजाबाद के सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने साडूपुर कांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला मानते हुए अपना फैसला सुनाया। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि मिलोड देरी से मिलने वाला न्याय भी तो अन्याय ही होता है। इस टूटे बिखरे घर की तरह ही जाने कितने ही दलितों के घर हमेशा के लिए उजड़ गए हैं। दलितों ने बहुत मेहनत से अपने घोंसले बनाए, अपने घरौंदे बनाए, मिट्टी के मकान बनाए, किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने की, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के जातिवादी हमलों ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। ये मामला साडूपुर नरसंहार इस बात की जीती जागती मिसाल है कि कैसे न्याय तंत्र दलितों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया है। भारत में फिलहाल 4 करोड़ से ज़्यादा मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। वो फाइल जो न्याय की उम्मीद में न्यायालयों के पास गई थी, जज और वकीलों के पास गई थी, न्याय मांग रही थी, संविधान की दुहाई दे रही थी, वो फाइलें धूल खा रही हैं। सालों तक उनमें सुनवाई नहीं होती, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, सालों तक लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लोग दम तोड़ देते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। अकेले भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है जिनमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। सवाल उठता है कि लोग न्याय की लड़ाई अगर लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें कितने साल तक इंतजार करना होगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल? क्या इसकी कोई मियाद तय हो सकती है? क्या उसकी कोई डेडलाइन जज, अदालतें, वकील हमको दे सकते हैं कि जब दलित बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति लोग अदालतों के पास जाएंगे तो उन्हें एक तय समय के अंदर न्याय मिल जाएगा? ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है। भारत की लचर कानून व्यवस्था, भारत की फिसड्डी न्याय व्यवस्था और भारत के जातिवादी प्रशासन और तंत्र की कलई खोलने, उसकी पोल खोलने
का सबसे बड़ा उदाहरण साडूपुर नरसंहार है, जहां 10 दलितों की जान ले ली गई, बिना वजह उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जब जिन लोगों ने उनकी जान ली थी, 10 आरोपियों में से 9 लोग ऐसे ही मर गए, उन्हें कभी सजा नहीं हो पाई, कभी उनको उनके किए अपराधों की, उनके किए हुए क्राइम का कोई पनिशमेंट उनको नहीं मिला। ये सवाल उठाता है कि न्याय की उम्मीद किससे करें? जिन अदालतों की जिम्मेदारी न्याय देना थी, जिस पुलिस की जिम्मेदारी रक्षा करनी थी, वो लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? और दलित आखिर न्याय किससे मांगे? साडूपुर गांव में दलितों के नरसंहार को भले ही 42 साल बीत गए हों, लेकिन दलितों की हालत में आज भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। आज भी दलितों को इस तरह शिकार बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सरकार, सिस्टम और न्याय तंत्र दलितों को न्याय दिलाने में फेल साबित क्यों हो रहे हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिरोजाबाद के साडूपुर गांव से सुमित चौहान और मोहित कुमार की रिपोर्ट। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।